हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पेपर हमारा जून 2022 शिफ्ट 1 में हुआ है, इस पेपर के अंदर जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन पहले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। जो पेपर हमारा जून 2023 में हुआ था उसमें शिफ्ट 1 और 2 के अंदर जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन हैं वो मैं करवा चुकी हूँ। ऐसे ही जो पेपर हमारा जून 2022 में हुआ था उसमें भी दोनों शिफ्ट के अंदर जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं वो मैं करवा चुकी हूँ। ऐसे ही जो पेपर हमारा जून 2021 में हुआ था उसके अंदर शिफ्ट 1 और 2 में जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन हैं वो भी हम कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जून 2020 का जो शिफ्ट 1 का पेपर है, इसके अंदर कितने मैचिंग टाइप क्वेश्चन हैं, कौन कौन से हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इन सभी वीडियोस की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसको मैं मैचिंग टाइप के नाम से रखूंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप कोई भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये आया है यूनिट नंबर 9 से, यानी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉलम 1 के अंदर आपको ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है और कॉलम 2 के अंदर आपको इनके लार्वल फॉर्म का नाम दिया हुआ है। मैच करके बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही दिया गया है। तो मोस्टली जो यूनिट 9 है उसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस लर्निंग बेस पर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टीनिया दिया है, ओबिलिया दिया है, यूनियो है, ब्लैनोग्लोसिस है और यहाँ पर लार्वल का नाम है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो ओबिलिया होता है उसके लार्वल स्टेज को बोलते हैं हम प्लेनुला। जो टीनिया होता है उसके लार्वल स्टेज को हम बोलते हैं हेक्साकेंथ। जो यूनियो होता है उसके लार्वल स्टेज को हम बोलते हैं ग्लोचिडियम। और जो ब्लैनोग्लोसिस होता है उसके लार्वल स्टेज को हम बोलते हैं टोर्नेरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो टीनिया का है हेक्साकंथ, ओबिलिया का है प्लेनुला, यूनियो का है ग्लोसिडियम और ब्लैनोग्लोसिस का है टोर्नेरिया। चलिए मैच कर लेते हैं। तो देखिए टीनिया जो है इसका है हेक्साकंथ, यानी ए का है 1 और ए का 1 हमें दो ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी फर्स्ट में दिया है और थर्ड में दिया है। तो एक मैचिंग से ही, एक मैच करने से ही हम दो ऑप्शन पर तो आ चुके हैं, यानी सेकंड को मैं बिल्कुल कट कर सकती हूँ और फोर्थ को भी मैं कट कर सकती हूँ। आगे देखिए ओबिलिया का क्या है प्लेनुला, यानी बी का है थर्ड और बी का थर्ड हमें केवल थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी मैं 1 को भी कट कर सकती हूँ। तो आपने देखा दो मैचिंग से ही हम अपने सही आंसर पर आ चुके हैं। जो यूनियो है उसका था ग्लोचिडियम और जो ब्लैनोग्लोसिस था उसका था टोर्नेरिया। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, यस बिल्कुल सही है, यानी डी का है फोर्थ, सी का है सेकंड, ए का है 1 और बी का है थर्ड। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक और लार्वल फॉर्म दी गई है, दैट इज मिरासीडियम। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो मिरासीडियम है इसके ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, यानी ये किसका लार्वल स्टेज है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है द थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पर ये भी यूनिट 9 से ही आया है, ये क्वेश्चन भी जो है यूनिट 9 से ही है। यहाँ पर आपको दिया गया है स्टेमन के बारे में, ये आपको स्ट्रक्चर जो दी गई है ABCD करके, ये फ्लावर का स्टेमन के बारे में बताया है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेमन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। जो प्लांट में जो फैमिलीज होती हैं उनमें से किसका स्टेमन ऐसा है, ये आपको मैच करके यहाँ बताना है। ठीक है, तो देखो हम सभी जानते हैं कि जो फ्लावर होते हैं उसमें दो पार्ट मेन है, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं जिसमें मेल गैमेट बनता है, और जो फीमेल पार्ट है उसको हम कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं जिसमें फीमेल गैमेट बनता है। तो स्टेमन क्या होता है, स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट होता है जहां पर कि जो मेल गैमेट बनते हैं। अब उनकी स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो सकती है, यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं, अलग अलग तरीके से वो फ्लावर के अंदर अरेंज हो सकते हैं। तो ये हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ए वाला पार्ट है, यहाँ जो हमें ए में दिया हुआ है एक ट्यूब निकली हुई है
और इस ट्यूब से जुड़े हुए हैं बहुत सारे स्टेमन, 1 2 3 इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो देखिए जो मालवेसी फैमिली होती है जिसमें कि फ्लावर आता है हमारा चाइना रोज, गुड़हल का जो फ्लावर आता है, प्लांट आता है, वो इस फैमिली के अंदर आता है, दैट इज मालवेसी फैमिली। यहाँ पर क्या होता है, जो स्टेमन होते हैं, एक ट्यूब निकली होती है, इस ट्यूब के चारों तरफ लगे होते हैं स्टेमन। आपने देखा भी होगा इस फ्लावर में ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब से बहुत सारी स्ट्रक्चर लगी होती है येलो कलर की, और ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर है यही होता है स्टेमन ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर आपको डिटेल में भी दिखाया हुआ है, ये एक ट्यूब निकली होती है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये है स्टेमन ऑफ द फ्लावर। इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में देखें तो देखो इस तरीके से होता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है हमें हमारे क्वेश्चन में भी दिया गया है कि एक ट्यूब होती है, उस पर स्टेमन्स लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि हमें जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ये जो ए स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ये मालवेसी फैमिली के फ्लावर का स्टेमन है। तो ए को हम मैच कर सकते हैं थर्ड से, मालवेसी ए को हम मैच कर सकते हैं थर्ड से, और ए का थर्ड हमें दो ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड में और थर्ड में, यानी कि फर्स्ट को मैं कट कर सकती हूँ, ये मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, और फोर्थ को मैं कट कर सकती हूँ, ये भी मेरा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं बी की। देखो बी में आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो स्टेमन है वो तो साथ में फ्यूज है, मतलब एक जगह फ्यूज होके ग्रुप में प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये जो एक स्टेमन है ये अलग से है, तो इसको 9+1 का अरेंजमेंट बोलते हैं। यानी कि इस फ्लावर में जो स्टेमन है वो 9+1 के अरेंजमेंट में है, 9 एक साथ फ्यूज्ड है और एक अकेला प्रेजेंट है। तो ये किस फैमिली के अंदर मिलता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है, जिसको फेबेसी फैमिली बोलते हैं, जिसमें दालें वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 9 होते हैं वो तो एक साथ में होते हैं इस तरीके से, और एक ये अकेला होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका डायग्राम जो ऐसे बनता है कि ये जो 9 है ये तो साथ में दिखा दिए हैं, और ये जो एक है ये अकेला है। तो ये जो अरेंजमेंट है 9+1 का जो अरेंजमेंट है ये हमें मिलता है फेबेसी में, यानी कि लेग्यूमिनेसी, जिसको हम फेबेसी फैमिली भी बोलते हैं। तो यानी बी का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा सेकंड, और बी का सेकंड हमें केवल थर्ड ऑप्शन में दिया है, यानी दो मैचिंग करते ही हम अपने सही आंसर पर आ गए हैं। तो मैं यहाँ सेकंड को भी कर सकती हूँ, और मेरा सही आंसर होगा द थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं। सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। सी जो है यहाँ पर देखिए आप, जो एक फैमिली होती है एस्टेरेसी जो फैमिली होती है उसमें क्या है कि ये जो मतलब स्टेमन वाला पार्ट होता है, ये जो फीमेल पार्ट है, ऐसे फीमेल पार्ट, इसके चारों तरफ एक सर्कल बना के रहते हैं सारे के सारे स्टेमन, मतलब फ्यूज्ड होते हैं सारे, और फ्यूज्ड होकर के एक ट्यूब बना लेते हैं जो कि फीमेल पार्ट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो फीमेल पार्ट है ये वाला, और यहाँ पर चारों तरफ जो ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है ये स्टेमन की है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये एंथर का सिलेंडर बना हुआ है। एंथर क्या होता है, मेल पार्ट में ही जो स्टेमन है उसमें ही एंथर होता है। तो एंथर ने क्या कर रखा है, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है जो कि फीमेल पार्ट के चारों तरफ इस तरीके से राउंड बना करके प्रेजेंट होती है। तो यानी हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है ये वाली जो स्ट्रक्चर है जिसमें सारे फ्यूज्ड फॉर्म में है, तो ये मिलेगा एस्टेरेसी के अंदर, यानी सी को हम मैच करेंगे फोर्थ से, और यहाँ पर देख सकते हैं सी का फोर्थ ही दिया हुआ है। इसके बाद जो डी वाला है इसमें देखो जो क्यूकरबिटेसी फैमिली होती है, अच्छा ठीक है मैंने कोई डायग्राम नहीं लगाया, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। जो क्यूकरबिटेसी फैमिली होती है उसमें जो स्टेमन है वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं और कुछ यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा डी का हो जाएगा 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 13 से। ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 13 से, मेथड्स इन बायोलॉजी से। यहाँ पर कॉलम ए के अंदर आपको टेक्निक का नाम दिया गया है, और कॉलम बी के अंदर उसमें क्या होता है, मतलब ये तो प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं ये कॉलम बी के अंदर बताया गया है। तो देखो मैचिंग टाइप में क्या करना है आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, आप सारे नाम पढ़ लीजिए, जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मैंने सुना हुआ है, तब आप जाकर के इसको मैच कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, तो आप इसको मैच कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको दिया है सिसजेनिक्स दिया है, और जिंक फिंगर प्रोटीन दिया है, कंपैरेटिव जीनोमिक्स दिया है, और एसोसिएशन मैपिंग दी हुई है। आपको बताना है कि इन प्रोसेस में क्या किया जाता है।
तो यहाँ पर ये जो जिंक फिंगर प्रोटीन होता है, जिसको हम जेडएफ प्रोटीन भी बोलते हैं, जेडएफ प्रोटीन भी हम इसको बोलते हैं, जिंक फिंगर प्रोटीन, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि रिकॉम्बिनेशन में हेल्प कराता है। और कैसे रिकॉम्बिनेशन? बिल्कुल साइट स्पेसिफिक, मतलब पूरे क्रोमोसोम पर एक साइट है जहां पर मुझे रिकॉम्बिनेशन करवाना है, केवल उसी साइट पर, तो वहां हम इस्तेमाल करते हैं जिंक फिंगर प्रोटीन का, जो कि उस साइट पर जाके बाइंड हो जाते हैं और गाइड करते हैं कि केवल यहीं पर रिकॉम्बिनेशन होना है। तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो जो जिंक फिंगर प्रोटीन होते हैं वो करवाते हैं। तो यानी बी का हो जाएगा थर्ड, और बी का थर्ड हमें दो ऑप्शन में दिया है, अगेन 1 में और थर्ड में, यानी कि सेकंड को मैं कट कर सकती हूँ और फोर्थ को भी मैं कट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। देखिए सिसजेनिक्स क्या होता है, मैं जीन को ट्रांसफर कर रही हूँ, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है मेरे पास, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, और मैं एक ऑर्गेनिज्म के जीन को उठा करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन का ट्रांसफर करना। अब वो डिपेंड करता है कि जो दोनों ऑर्गेनिज्म मैंने लिए हैं, अगर वो एक ही स्पीसीज के हैं, मतलब एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बीच में अगर मैं जीन को ट्रांसफर कर रही हूँ तो उसको बोलते हैं सिसजेनिक्स। और अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है किसी दूसरे स्पीसीज का, उसके जीन को मैं ट्रांसफर करती हूँ तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिसजेनिक्स है इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन द, मतलब विद इन द स्पीसीज, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। तो उसको हम एंडोजेनस प्लांट भी बोलते हैं। एंडोजेनस का मतलब होता है सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में ट्रांसफर है। और अगर यहाँ एक्सोजेनस आ जाए तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज से हैं जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिसजेनिक्स को हम क्या लिखेंगे, यूज ऑफ एंडोजेनस प्लांट जीन एंड रेगुलेटरी एलिमेंट। किसी प्लांट के जीन को हम यूज करेंगे, उसके रेगुलेटरी एलिमेंट को भी यूज करेंगे और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे जो इसी स्पीसीज का है, तो उसको बोलते हैं सिसजेनिक्स, यानी ए का हो जाएगा फोर्थ। और ए का फोर्थ मुझे केवल दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो यानी मैं थर्ड को भी यहाँ से कट कर सकती हूँ। अगेन इस क्वेश्चन में भी दो मैचिंग करते ही हम अपने सही आंसर पर आ गए हैं। ठीक है, आगे देखिए कंपैरेटिव जीनोमिक्स, नाम से इंडिकेशन है, यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं। मेरे पास दो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जीनोम को मैंने उठाया और मैं मैच कर रही हूँ कि क्या सिमिलैरिटी है दोनों के जीनोम में और क्या चीज़ें डिफरेंट है, क्या डिसिमिलर है, क्या सिमिलर है, उसे मैं बोलती हूँ। मतलब ये मैं किसकी हेल्प से करती हूँ, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, इसका नाम है कंपैरेटिव जीनोमिक्स, जिसकी हेल्प से मैं ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम होता है उनको कंपेयर करती हूँ। और वहाँ पर जो सीक्वेंस आते हैं जो सिमिलर होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंटेनी स्टडीज, मतलब कि जो सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, सिंटेनी स्टडीज उसको हम बोलते हैं। तो वो हम किस में यूज करते हैं, कंपैरेटिव जीनोमिक्स में, यानी सी का हो जाएगा 1, और यहाँ पर सी का आपको 1 ही दिया हुआ है। एसोसिएशन मैपिंग, इसमें क्या होता है, जो लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम है वो आता है एसोसिएशन मैपिंग में, यानी डी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा भी है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखिए सिसजेनेसिस क्या होता है, द टाइप ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफरिंग जीन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। द डोनर एंड द रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म मस्ट बी क्रॉसेबल एंड सेक्सुअली कंपेटेबल। द जीन ट्रांसफर्ड आर नोन एज सिस जीन्स। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो जिसके बीच में हम जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं वो सेम स्पीसीज से होने चाहिए, दोनों ऐसे होने चाहिए जो क्रॉसेबल हो, मतलब एक दूसरे से क्रॉस भी कर सके, लेकिन फिर भी हम जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब क्रॉस नहीं करवा रहे हैं। और ऐसा जीन जो हम ट्रांसफर करते हैं उसको हम सिस जीन्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक इसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं और जिस जीन को हम ट्रांसफर करेंगे उसे हम ट्रांसजीन बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर सिस जीन बोला है। ओके, आगे दिया है जिंक फिंगर के बारे में। जिंक फिंगर प्रोटीन को हम ZNF भी बोलते हैं। आर अ फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन जीन रेगुलेशन। दे आर द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन द ह्यूमन जीनोम। ओके, जो जिंक फिंगर प्रोटीन होते हैं आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डिफरेंट DNA बाइंडिंग मोटिव्स सच एज C2H2 एंड GAG
नकल्स, ठीक है। दे कंटेन सेवरल जिंक फिंगर डोमेन्स दैट कैन सेलेक्टिवली बाइंड टू सर्टेन डीएनए और आरएनए एंड एसोसिएट विद प्रोटीन। इसमें लिखा है कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये जाकर के स्पेसिफिक साइट पर, या तो डीएनए है या तो आरएनए है, उनके स्पेसिफिक साइट पर जाकर बाइंड हो जाते हैं और साथ में जो दूसरे प्रोटीन हैं उनसे भी बाइंड करते हैं। तो हमें वहां पर अगर रिकॉम्बिनेशन करवाना है तो वो प्रोटीन तो आकर बाइंड कर जाएगा जहां रिकॉम्बिनेशन करना है, बाकी अदर जो प्रोटीन है वो भी आकर यहाँ एसोसिएट हो जाते हैं और प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। जो कंपैरेटिव जीनोमिक्स है इज अ फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च इन विच रिसर्चर्स use a variety of tools to compare the complete genome sequence of the different species। अलग अलग स्पीसीज का जो जीनोम है, अलग अलग स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीनोम को कंपेयर किया जाता है अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके। By carefully comparing characteristics that define various organism, researchers can pinpoint region of similarity and dissimilarity। बिल्कुल ध्यान से उसको कंपेयर किया जाता है और फिर बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पर सिमिलैरिटी है और कहाँ कहाँ डिससिमिलैरिटी है, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव जीनोमिक्स, ठीक है। इन क्लासिकल जेनेटिक्स सिंटेनी डिस्क्राइब द फिजिकल co-localization of genetic loci on the same chromosome within an individual or species। इसमें लिखा है कि एक ही इंडिविजुअल, मतलब एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल हैं उनके बीच में जो क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उनकी क्या पोजीशन है उसको भी डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये आता है सिंटनी स्टडीज के अंदर, जो हम कॉम्पैरेटिव जीनोमिक्स में ही करते हैं। आगे है इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम, जिसको एलडी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द नॉन रैंडम एसोसिएशन ऑफ एलील एट डिफरेंट लोकाई इन अ गिवन पॉपुलेशन। मतलब एक ही पॉपुलेशन में जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो एलील है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉन रैंडम है, उसको हम बोलते हैं लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम, और ये हम पढ़ते हैं एसोसिएशन मैपिंग में। ओके, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आया है यूनिट नंबर 11 यानी कि एवोल्यूशन से आया है। यहाँ पर कॉलम 1 में दिया है आपको साइंटिस्ट का नाम, कॉलम 2 के अंदर इन्होंने जो काम किया है, जो वर्क किया है, ये दिया हुआ है, आपको मैच करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले पढ़ा है लेमार्क के बारे में। अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आप चीज़ें यहीं से स्टार्ट करेंगे। चारों को देख लीजिए, देखिए इसमें कौन सा ऐसा है जो मुझे पता है, वहीं से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि लेमार्क को हमने कई बार पढ़ा है। लेमार्क ने क्या बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नया कैरेक्टर एक्वायर्ड करता है अपनी लाइफ के दौरान वो उसकी प्रोजेनी में भी चले जाते हैं, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये लेमार्क ने बताया था, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर गिवन बाय द लेमार्क, यानी थर्ड का हो जाएगा ए, और थर्ड का ए जो है मुझे दिया हुआ है 2 ऑप्शन में, यानी कि इस आसान से मैचिंग से मैं 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुकी हूँ। कौन कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। यहाँ पर थर्ड का ए है और यहाँ पर भी थर्ड का ए है। वेलिस, एल्फ्रेड वेलिस इनका पूरा नाम है। ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, लेकिन हम पढ़ते क्या है मोस्टली कि डार्विन ने बताया है, लेकिन डार्विन के साथ साथ एक और साइंटिस्ट था, हालांकि इंडिपेंडेंट, मतलब साथ में नहीं, अलग अलग। जो एल्फ्रेड वेलिस थे उन्होंने अलग से बताया और जो डार्विन थे उन्होंने अलग से बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन होता है नेचर के अंदर जो कि इवोल्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो वेलिस ने क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन इज द डिफरेंशियल सर्वाइवल और द रिप्रोडक्शन। तो 1 का हो जाएगा बी, और 1 का बी तो केवल मुझे एक ही ऑप्शन में दिया है जो कि है सेकंड। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी केवल 2 मैचिंग से मैं अपने सही आंसर पर आ गई हूँ, जो कि है द सेकंड ऑप्शन, यानी 1 का बी है, 1 का बी है, थर्ड का ए है। अब बात करते हैं क्यूवियर की और लिल की, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का बी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। सेकंड का सी है, यानी कि जो लिल है उन्होंने क्या बताया है, ऐसी प्रोसेस जो कि अर्थ को अल्टर करती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं, ठीक है। प्रोसेस दैट अल्टर द अर्थ आर यूनिफॉर्म थ्रू द टाइम, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो अर्थ के फंक्शनिंग को चेंज करती है, अल्टर कर देती हैं, वो टाइम के साथ में बिल्कुल सेम रहती हैं, यूनिफॉर्म रहती हैं। ये हमें इन साइंटिस्ट ने बताया था, यानी सेकंड का हो जाएगा सी। क्यूवियर ने हमें क्या बताया, क्यूवियर ने हमें बताया
कि जो अर्थ की जियोलॉजी है एंड नेचुरल हिस्ट्री जो है हैव बीन शेप्ड बाय पीरियड्स ऑफ कैटास्ट्रोफिक एक्सटिंक्शन एंड द न्यू क्रिएशन। इन्होंने बताया था थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, मतलब कि जो अर्थ है वो बनी है, उसमें फिर से कैटास्ट्रोफिज्म हुआ। इसका मतलब होता है पड़ले आना, क्यामत आना, मतलब कि बाढ़ आ गई है जिससे पूरी जो धरती है, पूरी जो अर्थ है वो खत्म हो गई है। उसके बाद फिर से नया क्रिएशन हुआ, फिर से क्या हुआ, फिर से पड़ले या क्यामत है, फिर कैटास्ट्रोफिज्म हुआ, फिर से अर्थ पूरी खत्म हो गई, फिर से क्रिएशन हुआ। तो ये क्यूवियर ने बताया था कि ऐसा होता है कि जो अर्थ है वो बनती है, फिर टूट जाती है, फिर बनती है, फिर खत्म हो जाती है। तो ये हमें क्यूवियर ने बताया, यानी कि डी का हो जाएगा फोर्थ, डी का है फोर्थ, ठीक है। ई में हमें दिया है ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट द फाइलोजेनी। ये है बायोजेनिक लॉ, मतलब ये किसने दिया है, मतलब ये किसके अंदर आता है, ये आता है बायोजेनिक लॉ के अंदर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी है, ये किस साइंटिस्ट ने हमें दिया है, ये टर्म किसने दी है। मैंने ये तो बता दिया है बायोजेनिक लॉ के अंदर ये बात कही गई है, लेकिन किसने दिया है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है द सेकेंड ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आया है यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से, और क्वेश्चन है जो बैक्टीरिया नोड फैक्टर जो होता है, मतलब कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर जब एसोसिएशन होता है तो वहाँ पर जो फैक्टर्स बनते हैं उनके बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है रिस्पॉन्स, जो भी होता है उसके बारे में बताया है, और वो कितना टाइम लगाता है, वो प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, ये यहाँ पर दिया है। आपको मैच करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए होता क्या है, मानो ये है सोइल, ये तो सोइल है और ये रूट है और ये रूट का हेयर है, मतलब सोइल के अंदर क्या है, वो बैक्टीरिया हैं जो कि इस प्लांट के साथ में एसोसिएट करना चाहते हैं, और ये वो प्लांट है, ये इसका रूट हेयर है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया कहाँ है, सोइल में है, सोइल पार्टिकल के अंदर बैक्टीरिया है, और ये रूट हेयर भी कहाँ है, सोइल में है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस प्लांट के अंदर जो है एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ये एंटर करते हैं तो ये हुक की फॉर्म में बन जाता है, मतलब ये थोड़ा सा कर्ल हो जाता है, हुक की फॉर्म बना लेता है। इसके बाद ये अंदर स्टार्ट करते हैं जाना, जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्लांट के अंदर जा रहे होते हैं। और जब ये अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर पूरा सेल डिवाइड करके एक नोड्यूल बना देते हैं, जिसको बोलते हैं रूट नोड्यूल, जो कि कब बनता है, जब इनका एसोसिएशन होता है। तो ये तो है ऊपर की बातें कि सबसे पहले बैक्टीरिया है, फिर वो जो रूट हेयर है वो कर्ल करता है, कर्ल करने के बाद फिर वो अंदर जाते हैं, फिर रूट नोड्यूल बनता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में इससे भी डिटेल में पूछा है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा रूट हेयर का सेल है, रूट हेयर का जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के आसपास जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है कि जो रूट हेयर का सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, कैल्शियम का जो लेवल है उसके अंदर, उसके आसपास कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। कैल्शियम के लेवल बढ़ने से जो मेम्ब्रेन है उसका जो पोटेंशियल है वो डीपोलराइज होता है, मतलब जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो क्या होता है, डीपोलराइज होता है। और जैसे ही दोनों काम हो जाते हैं उसके बाद जो रूट हेयर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, मतलब और वहाँ पर वो कर्ल करना स्टार्ट करता है, मतलब ग्रोथ तो रुक जाती है और वो कर्ल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ है बी, और यहाँ पर सबसे कम टाइम कौन सा है, 1 मिनट का। तो विद इन 1 मिनट, जैसे बैक्टीरिया आए एसोसिएट करना चाहते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही वहाँ न्यूक्लियस में कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो बी को हम मैच करेंगे फर्स्ट से। उसके बाद मेम्ब्रेन का जो है डिपोलराइजेशन होगा तो वो विद इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर ये प्रोसेस होगी, तो यानी 1 का हो जाएगा सेकेंड। और उसके बाद कम से कम कुछ घंटों तक ये जो कर्लिंग के प्रोसेस है ये नहीं होगी, कुछ घंटों के बाद ये कर्लिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो यानी सी का हो जाएगा थर्ड। तो ए का सेकंड, बी का 1, ए का सेकंड, बी का 1, सी का थर्ड, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 3 से, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। कॉलम 1 के अंदर आपको दिया है कुछ
प्रोसेस के नाम दिए गए हैं और यहाँ कॉलम 2 के अंदर आपको ओपेरॉन का नाम दिया है। पूछा है इस प्रोसेस में क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने पढ़ा है अबाउट द शॉर्ट एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट। शॉर्ट एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट, तो इसमें होता क्या है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो मानो ये मेरे पास डीएनए है और यहाँ पर ये प्रोमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और यहाँ ये टर्मिनेटर है। तो जैसे ही यहाँ पर आकर बैठता है आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आकर के जब बैठता है तो ट्रांसक्रिप्शन पूरा स्टार्ट होने से पहले छोटा छोटा सा मतलब कि आरएनए बनता है, मतलब थोड़ा सा आरएनए बना, फिर कोई दिक्कत आई तो आरएनए पॉलीमरेज फिर से डिसबैलेंस हो गया, तो ये जो आरएनए है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद ये थोड़ा सा फिर आगे बढ़ता है तो फिर छोटा सा बनता है, फिर बनता है, फिर बनता है, और ऐसा कई बार होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज कंफर्टेबल होता है उस सिचुएशन के लिए और फिर वो पूरा ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करता है, जिससे हमें एक बड़ा जो हमारा स्पेशल एमआरएनए है वो मिलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट एबॉर्टिव। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट, मतलब छोटे छोटे से हमें ट्रांसक्रिप्ट मिले हैं जो कि काम के नहीं है, एबॉर्टिव है, खराब है। ठीक, तो ये कब मिलता है? जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में ही हमें बहुत सारे शॉर्ट एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट मिलते हैं, और जब इलोंगेशन का टाइम आता है तब हमें पूरा एमआरएनए बनता हुआ दिखाई देता है। तो यानी सेकंड का हो जाएगा डी, और सेकंड का जो डी है वो मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिया है जो कि है फर्स्ट ऑप्शन, तो मैं सेकंड भी कट कर सकती हूँ, थर्ड भी कट कर सकती हूँ और मैं फोर्थ भी कट कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा पॉजिटिव रेगुलेशन बाय CAMP, ये आता है लैकोपेरोन में। अगर आपने पढ़ा है लैकोपेरोन के बारे में तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर लेंगे। मैंने भी लैकोपेरोन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम CAMP की। देखिए होता क्या है, लैकोपेरोन में दो चीज़ें मैटर करती हैं, लैक्टोज एंड ग्लूकोज। तो बैक्टीरिया, अगर दोनों, आपने बैक्टीरिया को दोनों चीज़ें दी हैं, लैक्टोज भी और ग्लूकोज भी, तो बैक्टीरिया सबसे पहले ग्लूकोज खाएगा, लैक्टोज की तरफ ध्यान भी नहीं देगा। तो यदि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो हमें लैकोपेरोन को ऑफ रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज को अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और हमें पता है कि लैकोपेरोन तब ऑन होता है जब हमें लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना होता है। लेकिन बैक्टीरिया लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता, वो तो ग्लूकोज खा रहा है। तो जब ग्लूकोज होता है उस दौरान हमें जो लैकोपेरोन है उसको ऑफ रखना होता है, और जब ग्लूकोज नहीं होता, लैक्टोज होता है, उस दौरान हमें लैकोपेरोन को ऑन रखना होता है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट केस क्या है कि जब ग्लूकोज का जो लेवल है वो लो है, मतलब लो ग्लूकोज है, तो मतलब हमें लैकोपेरोन ऑन करना पड़ेगा ताकि लैक्टोज को इस्तेमाल किया जा सके। तो व्हेन ग्लूकोज लेवल आर लो CAMP इज प्रोड्यूस। जब ग्लूकोज का लेवल सेल के अंदर कम होता है उस दौरान एक फैक्टर बनता है, दैट इज साइक्लिक AMP। ठीक है, ये फॉर्म होता है। ये साइक्लिक AMP जुड़ जाता है जाके कैप के साथ में। ये क्या है, कैप साइट होती है। यहाँ प्रोमोटर है, यहाँ ऑपरेटर है, उससे पहले कैप साइट होती है, उस कैप साइट पर कैप लगा होता है और उस कैप से जाकर बाइंड हो जाता है ये CAMP, अलाउइंग इट टू बाइंड द DNA, जो कि फिर कैप को बाइंड करवाता है। मतलब ये कैप है, यहाँ पर ये कैप है, और ये कैप जो है जब ये बाइंड करता है CAMP से, तब जाकर के ये कॉम्प्लेक्स जो है कैप साइट पर बाइंड करता है। कैप हेल्प RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर रिजल्टिंग इन हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो कैप है ये जाकर के RNA पॉलीमरेज को इन्हांस करता है कि वो बाइंड करे प्रोमोटर पर, और जैसे ये बाइंड करता है तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, और लैक्टोज का ब्रेक डाउन हो करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बैक्टीरिया ग्लूकोज को खा लेता है। ठीक है, अब यदि ग्लूकोज का लेवल हाई है, अगर ग्लूकोज का लेवल हाई है तो बैक्टीरिया को अपने लैकोपेरोन को ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लैक्टोज को नहीं खाना चाहता, लैक्टोज को ब्रेक ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके पास हाई ग्लूकोज है। तो जब हाई ग्लूकोज होता है तो जो CAMP है वो नहीं बनता। अब अगर CAMP नहीं बना है तो वो कैप से बाइंड नहीं करेगा। अगर वो कैप से बाइंड नहीं करेगा तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है कैप साइट पर बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर ये कैप साइट पर बाइंड नहीं कर पाएगा
तो ये जो कैप प्रोटीन है, ये जो कैप फैक्टर है, ये आरएनए पॉलीमरेज को एनहांस नहीं करेगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगी तो, क्योंकि ये इनहिबिट तो नहीं कर रहा है समहाउ, ये तो बस इनहांस कर रहा है, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगी लेकिन बहुत ही कम होगी। तो जो CAMP है वो किस तरीके से एक्ट करता है, एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर, मतलब ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालता है लैकोपेरोन पर, क्योंकि ये इसके होने से लैकोपेरोन ऑन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो CAMP है वो पॉजिटिव रेगुलेशन करता है लैकोपेरोन का, यानी 1 का हो जाएगा B, और 1 का हमें यहाँ B दिया हुआ है। इसके बाद है DNA लूपिंग। DNA लूपिंग कौन से ऑपेरोन में होती है, अराबिनोज में होती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये साइड देखिए आप, यहाँ पर ये रिप्रेसर है और ये है, मतलब रिप्रेसर है ये, अगर इससे अराबिनोज आकर के बाइंड नहीं करता है, ये कुछ फैक्टर हैं जिससे कि अराबिनोज आकर अगर नहीं बाइंड करेगा तो ये एक्ट करेगा एज अ रिप्रेसर, और अगर यहाँ एरोबिनोज आकर के बाइंड कर जाता है तो उनकी शेप चेंज हो जाती है और ये एक्ट करने लगते हैं एज अ एक्टिवेटर। आई होप चीजें समझ आई हैं कि अगर एराबिनोज आकर के बाइंड नहीं करता है तो ये एक्ट करते हैं एज अ रिप्रेसर, लेकिन जैसे ही आकर एराबिनोज बाइंड कर लेता है तो ये एक्ट करते हैं एज अ एक्टिवेटर। यहाँ पर देखिए जो ये ऑपेरोन है, ये अगर ऑन होता है तो क्या कंडीशन है, कब ऑन होगा, जब एराबिनोज होगा, एराबिनोज आएगा, इनको एक्टिवेटर बनाएगा, ये एक्टिवेटर आकर के बाइंड करते हैं इस डीएनए पर। इस डीएनए में देखो क्या क्या होता है, 3 साइट होती है, साइट 1, साइट 2 एंड साइट 3। प्रोमोटर होता है और ये जीन होता है जिसका हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो देखो यहाँ होता क्या है कि एक्टिवेटर जो है आकर बाइंड कर लेते हैं साइट 1 पर और साइट 2 पर, जो इन्हांस करते हैं बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जिससे कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है और ये ऑपेरोन ऑन होता है। अब अगर पूरे सेल में अराबिनोज नहीं है तो वो इस फॉर्म में रहेंगे और ये आकर बाइंड करते हैं साइट 2 से साइट 3 से। आपको याद रखना है, एक्टिवेटर अगर है तो बाइंड करते हैं साइट 1 पर और 2 पर, अगर रिप्रेसर की तरह वो एक्ट कर रहा है तो वो बाइंड करेगा साइट 2 पर और साइट 3 पर। और साइट 2 और 3 पर जैसे वो बाइंड करते हैं तो डीएनए को लूप कर देते हैं, डीएनए की ऐसे लूपिंग करवा देते हैं, जिस वजह से यहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ऑपेरोन क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो डीएनए की जो लूपिंग हमने देखी है वो किस में होती है, अराबिनोज ऑपेरोन में होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, डीएनए लूपिंग कहाँ होता है, ए में, तो थर्ड का हो जाएगा ए, यहाँ थर्ड का हमें ए ही दिया हुआ है। इसके बाद है एफएमएन सिंथेसिस। एफएमएन सिंथेसिस में हमें रिक्वायरमेंट होती है राइबो स्विच की, जैसे आप यहाँ लिखा भी है मैंने एक, जो एफएमएन राइबो स्विच होता है इज अ नेचुरल अकरिंग आरएनए एलिमेंट दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन द राइबोफ्लेविन बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। इसके सिंथेसिस में, इसके ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया है यूनिट नंबर 5 से, यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ड्रोसोफिला के रिगार्ड में क्वेश्चन है। कॉलम 1 के अंदर आपको ड्रोसोफिला के कुछ जीन दिए गए हैं और कॉलम वाई के अंदर दिया है कि यदि इन जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो कैसा फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि म्यूटेंट फिनोटाइप क्या होगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ा है, उसके जीन के बारे में पढ़ा है तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीन होता है ड्रोसोफिला के अंदर जिसको बोलते हैं हम बाइकोइड, जिसको शॉर्ट में हम BCD भी बोलते हैं, बाइकोइड जीन ड्रोसोफिला में होता है और ये कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस। म्यूटेशन इन द BCD जीन कैन कॉज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। सबसे पहले तो लैक ऑफ हेड एंड थोरेक्स हो जाएगा, मतलब अगर बाइकोइड जीन में म्यूटेशन हुआ है तो वहां उस ड्रोसोफिला के अंदर हेड और थोरेक्स नहीं होगा। फेलियर ऑफ द एंटीरियर डेवलपमेंट इन ऑल ऑफस्प्रिंग, 2 एब्डोमेन बनेंगे। फेलियर टू डेवलप द फुल्ली टू एडल्टहुड, मतलब कि जो ड्रोसोफिला है वो एडल्टहुड में ही कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, मतलब वो एडल्ट ही नहीं हो पाएगी। 2 एब्डोमेन बनेंगे, हेड नहीं होगा, थोरेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि बाइकोइड जीन में अगर म्यूटेशन हुआ है तो वहाँ हेड और थोरेक्स डिलीटेड होंगे, यानी डी का हो जाएगा थर्ड, डी का थर्ड। और डी का थर्ड मुझे दिया हुआ है केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज द थर्ड ऑप्शन।
तो सेकंड भी गया, फर्स्ट भी गया एंड फोर्थ भी गया, हम अपने सही आंसर पर आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टोर्सो। टोर्सो से क्या होता है? द टोर्सो जीन इन ड्रोसोफिला इज अ मैटरनल इफेक्ट जीन दैट फॉर्म द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड्स ऑफ द एम्ब्रियो। द टोर्सो जीन हैज अ फंक्शनल एलील, तो टोर्सो प्लस होता है, और अगर नॉन फंक्शनल है तो उसको हम टोर्सो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर टोर्सो जीन में होगा तो उसके जो पोल है, एंटीरियर पोस्टीरियर जो साइड्स हैं वो नहीं फॉर्म हो पाएंगी। एक और जीन होता है जिसको बोलते हैं वासा जीन। इन ड्रोसोफिला के अंदर जो वासा जीन होता है वो इन्वॉल्व होता है इन द oogenesis एंड एम्ब्रियोनिक पोजिशनल स्पेसिफिकेशन। तो oogenesis करवाने में ये हेल्प करता है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो oogenesis नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको मैच कर लेते हैं। जो वासा होता है वो क्या करता है, अगर वासा में म्यूटेशन हुआ है तो oogenesis डिफेक्टिव होगा, यानी बी का हो जाएगा सेकंड। यहाँ पर बी का सेकंड दिया हुआ है। टोर्सो हमने पढ़ लिया, टोर्सो में क्या है, अगर टोर्सो रहेगा तो कोई भी टर्मिनल हमें नहीं मिलेगा, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर कहाँ है, ये हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो यानी ए का हो जाएगा फोर्थ, और ए का फोर्थ ही हमें दिया हुआ है। उसके बाद बचा है ऑस्कर। ऑस्कर में क्या होता है, जो एब्डोमेन है वो नहीं फॉर्म हो पाएगा। अच्छा, ये लिखा है द ऑस्कर, जिसको हम ओएस के जीन भी बोलते हैं, इज अ मैटरनल इफेक्टिव जीन होता है ड्रोसोफिला के अंदर दैट नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट इन लार्वा। द ओएस के जीन इनकोड अ प्रोटीन दैट रिक्वायर्ड फॉर एम्ब्रियोनिक पैटर्निंग एंड जर्म सेल फॉर्मेशन। तो ये किस चीज में हेल्प करता है, पोस्टीरियर सेगमेंट की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर मतलब ऑस्कर नहीं होगा तो एब्डोमेन फॉर्म नहीं होगा और ना ही कोई पोल सेल होंगे, तो सी का हो जाएगा 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये आया हुआ है, आई थिंक ये भी यूनिट नंबर 13 से ही है, मेथड्स इन बायोलॉजी से। उसमें जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला पार्ट है वहाँ से ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है और टी टेस्ट क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स मैं पहले बता देती हूँ आपको। मानो मैंने कोई भी रिसर्च की, मुझे कोई डेटा मिला है, यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी कोई भी डेटा मुझे मिला है, तो हम क्या करते हैं, इस डेटा का मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है कि जितना भी ये है इन सब का सम और साथ में उनका जो नंबर है उससे हम डिवाइड करते हैं। सम कितना है अपॉन में नंबर कितना है, जैसे यहाँ पर ये 6 है, सम मानो अगर इनका आया है 20, तो यहाँ पर 6 से हम डिवाइड करके मीन निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये तो वो डेटा है जो हमने फाइंड आउट किया। जो एग्जैक्ट डेटा है, मानो वो आया है 14 और यहाँ इसका जो मीन निकला है ये है 20, तो इनके बीच में ये जो डिफरेंस आया है, इनके बीच में जो 6 नंबर का डिफरेंस है, इसको हम वेरिएंस बोलते हैं। मतलब डेटा में जो वेरिएबिलिटी है, जो अलग अलग डेटा आ रहा है, उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो कोफिशिएंट हम निकालते हैं वेरिएशन का, उसको हम CV से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिटरमाइन द वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा। डेटा में जो वेरिएशन आया है वो कितना वेरिएशन आया है, ये बताने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। The CV is calculated by dividing the standard deviation by the mean and multiplying by 100। अगर तुम्हें निकालने के लिए आता है इसको, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी मैं बताऊंगी आगे कैसे निकालते हैं। अगर डायरेक्टली दिया हुआ है तो यहाँ रखेंगे और नीचे मीन से इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको जो CV है वो परसेंटेज में मिल जाएगा। अगर परसेंटेज में नहीं पूछा है तो आप 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है CV। CV किस चीज़ में हेल्प करता है, वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा को मेजर करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव वेरिएबिलिटी ऑफ गिवन पॉपुलेशन। मतलब जो भी डेटा हमारे पास है उसमें कितना वेरिएशन आया है, इस चीज़ में हेल्प करता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो B का हो जाएगा 1, और B का 1 हमें 2 ऑप्शन में दिया है, थर्ड में और फोर्थ में, तो 1 को और 2 को मैं कट कर सकती हूँ। इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इज अ मेजर विच शो हाउ मच वेरिएशन फ्रॉम द मीन एग्जिस्ट। द स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेटेड एज अ टिपिकल डेविएशन फ्रॉम द मीन। मतलब कि जो मीन है वो, ये मीन मानो कि 14 आया हुआ है, ठीक है, बाकी जो डेटा है उससे कितना वेरिएशन हुआ है ये हमें बताने में हेल्प करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या मेजर करने में हेल्प करता है कि मीन से कितनी हमारी वैल्यू जो है अलग है,
कितना मीन है उससे कितना अलग आया है वो बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब हमारा जो मानो ये हमारा कोई चीज़ है उससे कितना डेविएट हुआ, कितना अलग हुआ है, ये हमें बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है स्क्वायर ऑफ द काई, और उसमें क्या रखते हैं x1 और म्यू। तो इसमें xi क्या है, ये हर एक वैल्यू है, पॉपुलेशन में जितनी भी वैल्यू में निकाली है वो यहाँ रखेंगे, उसे हम माइनस करेंगे मीन से, जितना भी मीन आया है, और फिर से हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, और उसको हम मतलब होल स्क्वायर में रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड, और ए का थर्ड दिया है मुझे केवल थर्ड ऑप्शन, तो मैं फोर्थ को भी कट कर सकती हूँ। काई स्क्वायर टेस्ट एंड टी टेस्ट, इसमें क्या है देखो, काई स्क्वायर टेस्ट इज a statistical tool that compare two database to determine if two categorical variable are related or independent। मतलब ये क्या करता है, दो डेटा सेट को उठाता है, उन दोनों को कंपेयर करता है और बताता है कि क्या ये दोनों डेटा सेम है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये एक ऐसी टूल है जो कंपेयर करती है दो डेटा सेट को, क्या डिटरमाइन करने के लिए कि जो ये वेरिएबल हैं जिसके बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कैटेगरी वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है, उन वेरिएबल्स को बताता है कि ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैटेगरिकल वेरिएबल इन अ सैंपल ऑफन नीड टू बी कंपेयर्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल इन द अनदर सैंपल। मतलब हम एक वेरिएबल को उठा रहे हैं, मानो कि हाइट की बात कर लेते हैं, तो मेरे पास दो जगह की हाइट का डेटा सेट है, जैसे मानो यहाँ एक एरिया है और एक यहाँ एरिया है। इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो हाइट है उसका एक डेटा है, इनके अंदर जो हाइट है उसका एक डेटा है। तो हमारे पास यहाँ वेरिएबल क्या है, हाइट। हाइट इज द वेरिएबल जिसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं, इसके अंदर कितना है, इसके अंदर कितना है, और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि हाइट में कितनी सिमिलैरिटी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो कैटेगरी वेरिएबल होते हैं उनको यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट में क्या है, टेस्ट हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द कैटेगरी डेटा फ्रॉम इनहेरिटेंस स्टडीज। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो कैटेगरी हम डिवाइड कर रहे हैं उसके बिहाफ पर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सी का हो जाएगा फोर्थ, सी का फोर्थ दिया है और डी का है सेकेंड। यानी कि जो टी टेस्ट है वो हम किस लिए यूज करते हैं, यूज टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन का जो मीन है वो जो आया है पॉपुलेशन का मीन, उससे हम कई तरीके के एस्टिमेशन लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये हम टी टेस्ट में यूज करते हैं, यानी डी का हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट इज यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स। दो ग्रुप के मीन को कंपेयर करना, मतलब मेरे पास एक ये ग्रुप है ए, एक है ये बी ग्रुप, इसका जो डेटा का मीन आया है, इसके डेटा का जो मीन आया है, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है इन द टी टेस्ट। It is often used in hypothesis testing to determine whether a process or treatment actually has an effect on the population of interest or whether two groups are different from the one another। सेम बात है कि population जो हम ले रहे हैं उनमें कुछ similarity है भी या नहीं, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 2020 में शिफ्ट 1 के अंदर जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।